स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन का भावार्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपको मिल चुका है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, या जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहें। जैसा कि पिछले पहला अध्याय से लेकर 5वां अध्याय तक कंप्लीट, ठीक है, कवि परिचय है, भावार्थ है, प्रश्नोत्तर है, सब कुछ आपको लगातार हम देते आ रहे। इसी तरह लगातार आपको कविता जो जितनी भी है 12 कविताएं हैं, 12 कविता का आपको कवि परिचय, भावार्थ, प्रश्नोत्तर, इसके बाद जब कहानी की बारी आएगी तो कहानी में भी आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस में मिल जाएगा। इसीलिए लगातार चैनल पर बने रहें और लगातार हमारा सहयोग करें ताकि हमें आगे भी इस तरह की वीडियोस को बनाने की प्रेरणा मिले। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। पहला ही पंक्ति था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो को जनता आती है। इसी का उत्तर देना है। तो होगा इसका उत्तर, कवि की दृष्टि में जनता के द्वारा, कवि की दृष्टि में जनता के द्वारा शासक के खिलाफ, कवि की दृष्टि में जनता के द्वारा शासक के खिलाफ भरी गई हुंकार ही समय के रथ का घर घर नाद है। ठीक है, कवि की दृष्टि में जनता द्वारा शासक के खिलाफ भरी गई हुंकार ही समय के रथ का घर घर नाद है। ये पहला का हो गया। सेकंड क्या कहता है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। यानी कविता जब आरंभ करता है कवि तो उस समय भारतीय जनता का वर्णन किस तरह करता है। ठीक है, तो कविता का आरंभ में क्या था, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तभी न मुंह खोल दर्द करने वाली। यही थी ना पंक्तियाँ, तो उसी से हम लोग को उत्तर देना है। लिखिएगा इसका उत्तर क्या होगा कि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन वैसे लोगों के रूप में करता है जो शासक के द्वारा किए गए जुल्म को उस तरह से सह जाते हैं जैसे लोग जाड़ा पाला को क्या कर जाते हैं, सह जाते हैं। और शासक जब अंग अंग में सांप की तरह लिपटकर खून चूस रहा हो, फिर भी चुप रहकर ये जनता सारा दर्द सह जाती है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। क्यों यहाँ 2 बार लिखा गया, इसको मिटा देते हैं। ऐसे होगा, कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। ठीक है, तो किन लोगों की दृष्टि में, तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार शासक वर्ग की दृष्टि में जनता फूल अथवा दूधमुही बच्ची की तरह है, क्योंकि जनता को शासक जैसे चाहता है बहला फुसला लेता है, अपने अनुसार वह जैसे चाहता है उनसे काम ले लेता है। कवि यह कहकर उनका प्रतिवाद करता है कि जिस दिन सोई हुई जनता जाग जाती है उस दिन निश्चित तौर पर शासक को उसकी गद्दी छोड़कर हटना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्या है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह खींचता है, चित्र खींचता है। ठीक है, वहाँ एक पंक्ति थी कि यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय। तो जनता का कैसा स्वप्न खींचता है बताते हैं। कवि जनता के स्वप्न का, उत्तर बोल रहे हैं, कवि जनता के स्वप्न का अजय चित्र खींचता है, ऐसा स्वप्न जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, विराट जनतंत्र का स्वरूप यह है कि 33 करोड़
33 करोड़ जनसंख्या वाला भारत देश आज लोकतंत्र को समर्पित होगा और कवि प्रत्येक जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि कवि प्रत्येक जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की हिस्सेदारी, लोकतंत्र में प्रत्येक जनता का हक बराबर होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक हो गए। छठा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। ठीक है, वो आप लोग मिला लीजिएगा। छठा क्या है? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? याद कीजिए वो पंक्ति जिसमें लिखा हुआ था कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यानी इसका सीधा उत्तर क्या होगा कि कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान हैं। और ये देवता, चलिए क्या बता रहे थे? कवि की दृष्टि में आज के देवता भारत के मजदूर और किसान हैं और ये देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए तो कहीं खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 7वां क्वेश्चन, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट करें। क्या कहना चाहता है कवि इसके माध्यम से? तो कविता का मूल भाव यह है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से जनता की ताकत, उनकी एकता का वर्णन करने का प्रयास किया है और कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक जनता शासक के द्वारा किए गए जुल्म को सहती है तब तक तो ठीक है, अन्यथा जिस दिन जनता यदि विद्रोह पर उतर आए तो निश्चित तौर पर शासक को उसकी गद्दी छोड़कर हटना पड़ेगा, शासक का शासन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8वां जो क्वेश्चन है वो है व्याख्या करने का। क्वेश्चन क्या कहता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इछलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उत्तर आपको जैसा कि पहले भी 5 चैप्टर्स में हम बताए थे कि पहले जब भी व्याख्या करने वाला प्रश्न रहेगा तो उसमें कविता का बताना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना राष्ट्र कवि दिनकर ने की है। ठीक है, यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि दिनकर कहते हैं कि भारतीयों के दिलों में जो स्वतंत्रता और क्रांति की ज्वाला राख के नीचे दबी हुई थी, उसने हवा पाकर सुगबुगाना शुरू कर दिया और इस सुगबुगाहट को महसूस कर आज भारत की धरती सोने का ताज पहनने के सपने देखकर क्या करने लगी है? इछलाने लगी है। सोने के ताज को पहनने के सपने देखकर भारत की धरती, भारत की मिट्टी इछलाने लगी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सेम दोनों का ऊपर वाला जो पैराग्राफ है सेम लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना राष्ट्र कवि दिनकर ने की है। पैराग्राफ चेंज करके होगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि दिनकर कहते हैं कि जनता जब हुंकार भरती है तो महलों की बुनियादें हिल जाती हैं और जनता की सांसों में इतना बल होता है कि वो चाहे तो राजा के ताज को भी हवा में उड़ा ले जाए। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, इसका बताते हैं। आज समय में भी इतनी ताकत नहीं। इस पंक्ति को फिर से बोल देता है, ठीक है, बीच में 2 लाइन का छूट गया, इस चलते पंक्ति को पूरा बोल देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि दिनकर कहते हैं कि जनता जब एक बार हुंकार भरती है तो महलों की बुनियादें हिल जाती हैं। जनता के सांसों में इतना बल होता है कि वह राजा के ताज को भी उड़ा ले जाए। आज समय में भी इतनी ताकत नहीं कि वह जनता की राह रोक सके। आज समय
आज समय जनता की मुट्ठी में है, जनता जिधर चाहती है, समय जनता के अनुसार उधर ही मुड़ता जाता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में 7वें अध्याय के साथ जुड़े रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।